म्यूचुअल फंड सही है? बिल्कुल सही है। पर कौन सा सही है? अगर 5 साल से ऊपर का व्यू है तभी आप इक्विटी एलोकेशन के बारे में सोचिए, अदरवाइज बिकॉज सब कर रहे हैं इसलिए मैं करूं, वो तरीका सही नहीं है। ऐसे कोई 5 फंड जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लोग सोचते हैं 40 के ऊपर रिटायर होने का, करोगे क्या मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट। पर अगर कोई 25 से करना चाहता है और 40 में रिटायर होना चाहता है तो एक रूल ऑफ 15 होता है। जब मार्केट्स करेक्ट होते हैं तो सिप को रोक दीजिए, जब मार्केट्स बढ़ना होंगे चालू होंगे तो सिप को चालू कर दीजिए। क्या ये स्ट्रेटजी सही है? जब भी हमारी सैलरी आए या इंक्रीमेंट आए, सबसे पहले एक अच्छा पोर्शन आप इन्वेस्टमेंट में डालिए। आप देखते हैं अरे आज इतना नीचे चला गया, आज इतना नीचे हो गया, ऐसा देखना सही है? लोग मल्टी बैगर आइडिया पूछते हैं जी। यहाँ पे मैं आपको 100 बैगर म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ। जो रिटर्न्स की आप उम्मीद करते हो आपको कभी नहीं मिलते, क्या ये सच है? मैं नहीं कह रहा हूँ कल को सुबह उठे और मैंने बोला इसलिए आप इक्विटी में कल सुबह जाके पैसा लगा दें, ऐसा मत करिए, फिर टूट जाएगी, फिर मुझे गाली पड़ेगी। आप ये करें, बहुत ज़्यादा एक इवॉल्व्ड इन्वेस्टर होता है, समझदार नहीं बोलूँगा, इवॉल्व्ड इन्वेस्टर होता है, वो इस गिरती मार्केट का बेनिफिट लेता है। अगर एक बच्चे के लिए सेव करना हो तो किस उम्र से सेव करना चाहिए उसकी एजुकेशन के लिए? हेलो एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट, जहां हम आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड सही है, इसके बारे में सब यही बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल सही है, लेकिन जब मार्केट करेक्ट होता है तो बहुत सारे वॉइसेस मार्केट में आती है। कुछ कहते हैं कि एफडी करिए सुरक्षित रहेंगे, कुछ कह रहे हैं म्यूचुअल फंड्स करिए, लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड्स ये नहीं बताते, और कुछ कहते हैं कि अपना पैसा धीरे धीरे एसआईपी के मोड पे लगाते रहिए। तो बहुत कंफ्यूजन है, पैसा कहाँ लगाना है, करेक्शन आ चुकी है या और आएगी, हमको अपने रिटर्न्स को कैसे बढ़ाना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और वो है मिस्टर क्षितिज महाजन। ही इज CEO एंड मैनेजिंग पार्टनर एट कंप्लीट सर्कल वेल्थ। वेरी गुड आफ्टरनून क्षितिज जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। थैंक यू गीतू, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। प्लेजर इज ऑल माइन। क्षितिज, पहले तो ये बताइए, म्यूचुअल फंड सही है? बिल्कुल सही है। पर कौन सा सही है? सो इट्स अ जोक। मैं सच पे कह रही हूँ, क्योंकि सब बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, हम हैशटैग भी देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है, पर जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाते हैं तो 3000 से ज़्यादा फंड्स अवेलेबल है। किस फंड में किस समय पे निवेश करना है ये किसी को क्लियर नहीं है। अब कोई निवेश भी कर जाता है और मार्केट करेक्ट हो जाता है, उसके रिटर्न्स नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो पैनिक में आ जाता है कि मेरे म्यूचुअल फंड में मैंने निवेश तो किया, लेकिन सब कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, मेरे रिटर्न्स नेगेटिव क्यों हैं? सो ये म्यूचुअल फंड्स में निवेश इन करेक्टिव फेज कैसे करना चाहिए, और आगे आप क्या बोलेंगे? अगर आप कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है तो सही है, या फिर इसके साथ आपको कुछ और भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसको सही बनाने के लिए? ये तो मैं ना अपने पर्सनल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मेरा जो इंट्रोडक्शन म्यूचुअल फंड के साथ हुआ वो हुआ 2003 में। फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन का ब्लू चिप फंड होता था, तो उसके साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। और जब पहली बार मेरी सिप करने को आया, उसने मेरे को बोला 12 चेक दे दो। तब ये ऑटो डेबिट मैंडेट नहीं होते थे बैंक में, तो मुझसे तो वो मतलब वो चेक भी नहीं भरा जा रहा था, इतना उसका नाम इस तरह का था, फ्रैंकलिन के क्या स्पेलिंग होंगे क्या होगा, तो आई जस्ट साइन एंड गिव। 1000 रुपीज़ की सिप करी थी। और वाजपेयी जी 2004 में दोबारा इलेक्शन के लिए गए, उससे पहले मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया, एंड मैंने देखा ये तो वैल्यूज़ कितनी बढ़ गई है सारी। और जब हर महीने आपको जो आप 1000 रुपीज़ की सिप भी करते थे, स्टेटमेंट आया करती थी, एंड यूज्ड टू सी यार तो पैसे बढ़ रहे हैं। और 2004 में वो फॉर सम रीज़न वाजपेयी जी लॉस्ट इलेक्शन, सेंसेक्स आपका 6000 से 4000 पे आ गया, और जो जितना गेन हुआ था आपका वो सारा का सारा रेड हो गया। मैं कहा ये मैंने कहाँ लगा दिए पैसे, इससे तो मैं स्पेंड कर लेता या मैं बैंक में ही रखता, कम से कम 4% तो आता। एंड देन आपका बुल रन ऑफ मतलब मदर ऑफ ऑल बुल रन जो 2004 से 7 आया, आपका 8 आया जो आपका, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। एंड अगेन जैसे आपने बोला, जो चीज़ें अच्छी कर रही थी उस समय, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पावर फंड, मैं ये बता रहा हूँ ये कॉस्ट मैंने पे करी है लर्न करने के लिए म्यूचुअल फंड कितना सही है। तो जो आपको दिख रहा था अच्छा होता, मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड में तब डेली हेड करता था रिटेल के लिए, मैंने
अपनी सारी सिप्स अपना पैसा जो है उन्हीं टाइप के फंड्स में, उन्हीं टाइप के स्टॉक्स में लगाए। सबको पता है कि 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, सेंसेक्स ब्रॉडली 67% टूटा, 21,000 से 8,500 पे आया। बट ये सेक्टर जो था, मतलब कुछ ऐसे फंड्स थे, कुछ एएमसीज के, जिन्होंने दे हैव नेवर सीन लाइट आफ्टर दैट। मतलब 2-2 रुपये आ गया, 10 रुपये का नैव जो था, 10 का पहले 40 दिख रहा था, वो 2 रुपये पे, 4 रुपये पे ऐसे आया, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स थे उसमें जो रिकवर नहीं कर पाए। पर जो अच्छे फंड्स थे, चाहे वो पावर सेक्टर में थे या इंफ्रास्ट्रक्चर में थे, उन्होंने टाइम लिया, पर 4-5 साल में वो रिकवर कर गए। तो जैसे मैंने अपनी सिप कंटिन्यू रखी पावर सेक्टर में, और पावर सेक्टर में बैंकिंग स्टॉक्स भी आ जाते हैं आपके, बैंक फंड करता है, तो वो रिकवर हुए। बट देन एक चीज़ समझ आई दैट कि क्या आपको हमेशा रिटर्न चेज करने हैं, कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में 13-14% कंपाउंडिंग दे सके, या स्मॉल और मिड कैप का मिश्रण करना है जहाँ 15% के आसपास आप सोच सकते हो आ जाए। ये हम एक एस्टिमेटेड रिटर्न ले रहे हैं जो मार्केट इज कैपेबल ऑफ गिविंग, अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हो। तो समझ आने लगा कि दैट या हमें एक बास्केट बनानी है 5-6 फंड्स की, जिसमें हमें हर कैटेगरी के 1-2 फंड ले लेने हैं। अगर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है जो मेरा है, तो स्मॉल का मिड कैप ज़्यादा ले सकते हो, अदरवाइज आप एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड या फोकस कैटेगरी के फंड या लार्ज मिड कैप कैटेगरी फंड ले सकते हैं। और फ्लेवर के लिए, जैसे हम दाल में तड़का बोलते हैं, आप उसमें कोई सेक्टोरल या टेक्निकल बेट ले सकते हैं कि ठीक है ये सेक्टर चलेगा। पर सेक्टोरल बेट में फिर आपको समझना है दैट आपको एग्जिट करना है, आपको रॉन्ग साइड ऑफ साइकिल पे नहीं आना, पीक पे नहीं आना है, कि जब वो प्ले आउट हो जाएगी स्टोरी, फिर देन यू हैव टू एग्जिट ऑल्सो। तो आई थिंक ब्रॉडली आपने सही बोला, 3,000 से ऊपर ज़्यादा फंड्स हैं, कैटेगरीज इतनी सारी हैं, उस कैटेगरीज में फर्दर टैक्सेशन के नॉर्म्स डिफरेंट हैं। अच्छा, आपको ये भी डिसाइड करना है कि कितने टाइम के लिए पैसा पार्क करना है। तो वेल डिफाइंड एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जिसे आप गोल प्लान बनाएंगे, जिसमें आप अपना रिस्क एपेटाइट एसेस करेंगे। और जिस तरह का गोल है आपका, अगर मान लीजिए आपका गोल ही 3-4-5 साल के कम का है, तो आप इक्विटी जा ही नहीं सकते हैं उसमें। तो आप या तो बैलेंस एडवांटेज फंड करें, इक्विटी का फ्लेवर चाहिए, या आप एसेट एलोकेटर फंड करें, या मल्टी एसेट फंड करें। अगर 5 साल से ऊपर का व्यू है, तभी आप इक्विटी एलोकेशन के बारे में सोचिए। अदरवाइज बिकॉज सब कर रहे हैं इसलिए मैं करूं, वो तरीका सही नहीं है। रिटायर अर्ली का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि 40 के साल जब भी एज पहुंचे तो रिटायर होना है। और जो हमारे यंगस्टर्स है, एज ग्रुप बिटवीन 25 to 35 ईयर्स, दे वांट टू रिटायर बाय 40 मैक्सिमम। अगर ऐसा एज ग्रुप लेते हैं हम, सो ऐसे कोई 5 फंड जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जिसके व्यू को लेके आप 40 पे रिटायर होंगे। यानी कि अगर आप यहाँ से 10 साल या 20 साल लिखते हैं, तो 40 पे रिटायर होने की व्हाट शुड बी द कॉर्पस भी एक्चुअली। एंड 5 ऐसे फंड्स जो आपके 25 के उम्र से ही आप उसमें एसआईपी करना शुरू करें और वो आपको वैसे रिटर्न्स दें। सो आई एम एक्चुअली सरप्राइज, मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं 40 के ऊपर रिटायर होने का, करोगे क्या मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट। अभी होली वाले वीकेंड में 3 छुट्टियां आ गई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बियॉन्ड अ पॉइंट हम आप कितना घूम लोगे, कितनी मस्ती कर लोगे। बट चलो, हर किसी का थॉट प्रोसेस है, ना आई रिस्पेक्ट दैट। पर अगर कोई 25 से करना चाहता है और 40 में रिटायर होना चाहता है, तो एक रूल ऑफ 15 होता है। वो कहता है आपने 15,000 की सिप करी, 15 ईयर्स के लिए करी, और वो 15% से ग्रो किया, तो आपका कॉपस 1 करोड़ हो जाता है। आप 40 में रिटायर होना चाहते हो, कम से कम आपको 10 करोड़ के कॉपस की जरूरत है आज की डेट में, मैं बता रहा हूँ। कि 10 करोड़ उसके बाद आपने, मान लीजिए 10 करोड़ ने उसके बाद आपका इंडेक्स फंड रिटर्न भी निकाल दिया, 11-12% में निकाल दिया, तो साल का आपको एक पोस्ट टैक्स 70-80 लाख रुपया या 50-60 लाख रुपया आप निकाल सकते हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। क्योंकि रिटायर आप इसलिए हो रहे हो क्योंकि अच्छी लाइफस्टाइल के काबिल बन गए हो ना। आप एक नॉमिनल लाइफस्टाइल के लिए तो रिटायर नहीं हो रहे हो। तो कम से कम वो आपको 5-6 लाख का खर्चा चाहिए, अगर आपका कोई और डेट नहीं है तो। तो उसके लिए आपको 1.5 लाख का सिप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रूल ऑफ 15 कहता है 1 करोड़ आफ्टर 15 ईयर्स, 15,000 का, तो अगर 10 करोड़ चाहिए तो 1.5 लाख का सिप करना पड़ेगा। तो 1.5 लाख का सिप आप 15 साल के लिए करते हो और 15% पे ग्रो करता है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 फंड, जिसमें हम मान लीजिए कपल ऑफ फ्लेक्सी के फंड ले सकते हैं, हम पराग पारी का, बजाज का, HDFC का फ्लेक्सी फंड में से एक फंड आप ले सकते हैं, कपल ऑफ फोकस फंड ले सकते हो, HDFC SBI फोकस में से एक फंड ले सकते हो, लार्जर मिड कैप में आप टाटा मोतीलाल में से आप कोई चार्ज कर सकते हो, ले सकते हो, मिड कैप में से आप मिरेई का, मोतीलाल में से किसी का ले सकते हो, एक कॉजी वैल्यू स्ट्रेटजी का फंड विद ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी,
या आईसीआईसीआई का इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में फिर से कोई ले कंफ्यूज कर रहे, इतने सारे फंड आपने बताए। मैं क्योंकि मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूँ कि दो फंड में से कोई भी एक फंड आप ले सकते हो, ओके। बिकॉज मतलब आई कांट रिकमेंड एनीथिंग, दीज आर फंड विच आई लाइक। 4-5 फंड लीजिए। पॉइंट है दैट फंड आप अगर स्मॉल और मिड कैप नहीं लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो 13-14% देगा। स्मॉल और मिड कैप का बीच में थोड़ा तड़का लगा देंगे तो पोर्टफोलियो 14-15% देगा। और पूरा स्मॉल कैप लेंगे तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 16-17% दे दे। पर उसमें 1% के लिए कि आप इतना रिस्क लेना चाहते हो कि एक बास्केट को लेके, तो मुझे लगता है दैट एक अच्छा बैग जिसमें 2 फ्लेक्सी कैप, एक फोकस, एक लार्जर मिड कैप, एक स्मॉलर मिड कैप में से ऑप्शन लेके आप एक पोर्टफोलियो कार्व आउट करें। और मैंने जो फंड्स के नाम दिए आप इसी में से ले सकते हैं और फिर आप उतनी सिप कर पाएँ। आई एम श्योर यंग जनरेशन है वो एस्पिरेशनल है, बहुत अच्छी सोच रही है, पर मैं उनको बता रहा हूँ अगर मैं 10 करोड़ आज की बात कर रहा हूँ तो 15 साल में उस 10 करोड़ की वैल्यू क्या होगी। अगर आप मान लीजिए 6% के इन्फ्लेशन से भी बढ़ रहे हैं तो 12 साल में वैल्यू आधी हो रही है आपकी, तो और 15 साल में वैल्यू आपकी 40% रह जाएगी। तो आपको बेसिकली तब और भी पैसे चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 1.5 लाख की सिप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कर सकते करिए, उसमें स्टेप अप करते जाइए। हर साल में आपके इंक्रीमेंट आएंगे। अभी मान लीजिए किसी की सैलरी आज की रेट में मान लीजिए 10 लाख रुपए है, उनकी वाइफ की सैलरी भी 10 लाख रुपए, 20 लाख है। अभी एक अप्रेजल साइकिल है और एक नॉमिनल इंक्रीमेंट होता है साथ में, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट आपको टैक्स का एडवांटेज मिल रहा है साथ में। अब आपका 8-10 हज़ार का वो भी इंक्रीमेंट होगा। करेक्ट। तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जब भी हमारी सैलरी आए या इंक्रीमेंट आए, सबसे पहले एक अच्छा पोर्शन आप इन्वेस्टमेंट में डालिए। ये तो आपकी मेरी जो जॉब्स हैं या हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं या हमारे जो भी यहाँ पे हमें हेल्प कर रहे हैं ये शो करने में, हम लोग पेंशनेबल जॉब्स में नहीं है। बिल्कुल। हमें प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। और वो प्लानिंग जो है अगर आप डिपॉजिट में करना चाहते हैं जो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएगा तो उसका फ़ायदा क्या है। तो आपको प्लानिंग ऐसी करनी पड़ेगी जो कल को आपको अर्ली रिटायरमेंट के लिए जो बेनिफिट आप लेना चाहते हो, भाई आप कह रहे हो आप सक्षम आप अर्ली रिटायर होना चाहते हो, वो सक्षम होने के लिए पैसे तो चाहिए और उस पैसे को भी फिर आपको डिपॉजिट में नहीं रखना है, आपको इक्विटी में रखना है और एसडब्ल्यूपी करनी है। सो आई नो मैंने बड़ा अमाउंट बोल दिया है 25 वर्ष के लिए 1.5 लाख के लिए, पर मैथ्स यही कहता है कि अगर आप 10 करोड़ की राशि चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख की सिप करनी पड़ेगी। पर यस अगर नहीं भी है तो करके उसे स्टेप अप करते रहे, उस तो आप 40 ही में आपको 5 साल और काम कर रहा हूँ, 45 पे रिटायर हो पाए। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं क्षितिज, वो जो ये बोलते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करेंगे। तो मैं पूछती हूँ क्यों? कहते हैं इसमें बहुत हिडन कॉस्ट है, बहुत सारे कमीशंस है जो दिखते नहीं हैं पर है, और आपका जो रिटर्न्स की आप उम्मीद करते हो आपको कभी नहीं मिलते। क्या ये सच है? सो मैं आप सरप्राइज होंगे दैट सेबी ने इतना वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाया है जो इतना ट्रांसपेरेंट है, जिसमें पूरा क्लियर किया हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन कि हर म्यूचुअल फंड का क्या साइज है उस हिसाब से उस पर एक चार्ज, एक मैनेजमेंट चार्ज लगेगा, फी जिसे बोलते हैं। उसमें भी सेबी ने ये बोला कि दैट अगर आप खुद सक्षम है तो आप डायरेक्ट प्लान ले लीजिए। अगर आप खुद सक्षम है, अगर आप नहीं है तो आप सेबी एडवाइस जितने भी पार्टनर्स हैं उनके थ्रू आप काम कर सकते हैं जो भी सेबी अप्रूव्ड है। अदरवाइज कुछ हिडन है ही नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। आपकी डेली बेस पे नैव कैलकुलेट होकर आती है, 2 दिन में पैसा अकाउंट में इक्विटी का हो तो आ जाता है, तो जो वर्किंग डेज में है। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि पैसा नहीं बनता है। मैं ये बता सकता हूँ दैट 12 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं ये तो जिनका नैव 1000 से ऊपर है। अब नैव होता है नेट एसेट वैल्यू, 10 रुपये में नॉर्मली हर फंड, नॉर्मली नहीं हर फंड 10 रुपये की नैव पे लॉन्च होता है और वो डिपेंडिंग ऑन मार्केट रेट क्या बढ़ रहा है उसकी नैव वो बढ़ती जाती है, 10, 20, 11, 10% बढ़ गया ऐसे करते। तो ऐसे 12 म्यूचुअल फंड हैं जिनका नैव जो है वो 1000 से ऊपर है। तो 1000 से ऊपर का नैव का मतलब है कि मैं कई बार आपके शो पर देखता हूँ लोग मल्टी बैगर आइडिया पूछते हैं, यहाँ पे मैं आपको 100 बैगर म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ जहाँ पे आपको नहीं देखना कि कल स्टॉक लेना है कि बेचना है। देयर इज अ फंड मैनेजर जिसे आप नॉमिनल फीस देते हो। मान लीजिए आपका फंड अगर पराग पारिक है जिसका 75,000 करोड़ का साइज है, उसकी फीस है 1.25% की, क्योंकि सेबी ने डिफाइन किया 50,000 से ऊपर की फंड जो है रेगुलर स्कीम में 1.25% ऊपर ले नहीं सकता। मिनिमम आपकी 1.25% है, मैक्सिमम आपकी 2.25% है। पर जो भी आपको रिटर्न दिखता है वो नेट ऑफ फीस दिखता है, उसमें फीस ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। तो जिस कंट्री में हम नॉमिनल जीडीपी कह रहे हैं 10.5-11% पे बढ़ रही है आज और हो सकता है कल को 12% में दोबारा आ जाएगी, तो वहाँ पे एक फंड आपको 14% नेट ऑफ एक्सपेंस बना के दे सकता है। तो ये मिथ है।
इंपॉर्टेंट ये है लोगों का समझना कि वो म्यूचुअल फंड में नहीं आ रहे हैं ये सोच के कि उनको फीस देनी पड़ेगी, पर वो डिपॉजिट में जा रहे हैं जहाँ पे वो 5-6% पे रह रहे हैं, जो इन्फ्लेशन में बीट नहीं कर पा रहा है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कल को सुबह उठे और मैंने बोला इसलिए आप इक्विटी में कल सुबह जाके पैसा लगा दें, ऐसा मत करिए, फिर टूट जाएगी, फिर मुझे गाली पड़ेगी। आप ये करें, आप अपना रिस्क एपेटाइट समझें, उसे एसेस करें और फिर म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा लगाना शुरू करें, और वही सही एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। हम हमेशा ये देखते हैं जब मार्केट्स करेक्ट होती है तो लोग पैनिक कर जाते हैं। इस बार थोड़ा डिफरेंट रहा है, क्योंकि अगर हम देखें जो जनवरी और फेब के आंकड़े आए हैं एज फार द म्यूचुअल फंड कंसर्न, थोड़ा कम हुए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, रेजिलियंस दिखाई जा रही है। SIPs भी कंटिन्यू हुए हैं, हालांकि थोड़ा ड्रॉप हुए हैं। ये मिथ है, कहते हैं कि जब मार्केट्स करेक्ट होते हैं तो सिप को रोक दीजिए, जब मार्केट्स बढ़ना होंगे चालू होंगे तो सिप को चालू कर दीजिए। क्या ये स्ट्रेटजी सही है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गीतू जो आपने बोला ना, मेरा सैल्यूट है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को। सो वो लगान में था ना 3 गुना लगान देना पड़ेगा, तो वो 3 गुना लगान नहीं दे रहे हैं हम लोग इनफैक्ट लगान वापस ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हमारी होल्डिंग जो FIs के पास थी वो अब रिटेल के पास आता है। सो रिटेल आज की डेट में या DI ज़्यादा होल्ड करते हैं FI से। सो हम अपना जो पार्टिसिपेशन है वो कंट्री में बेटर रख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग वी डोंट नीड FIs, मैं ये कह रहा हूँ दैट जो एक मिथ होता था रिटेल भागता था, आज भी 26,500 करोड़ की सिप बुक है। अब 1.5 लाख अकाउंट डीमैट अकाउंट महीने के नहीं खुल रहे हैं, सॉरी डेली नहीं खुल रहे हैं, पर 70-75 हज़ार अकाउंट अभी भी खुल रहे हैं, नेगेटिव नहीं हुए हैं। ऑल आई एम सेइंग इज सिप का मेन पर्पस, जब कमिंग टू द पॉइंट, जो मेन पर्पस जो सिप का है ना, वो कम वैल्यू पे इन्वेस्ट करने के लिए तो आपने सिप करी है, नंबर ऑफ यूनिट्स और मिल जाते हैं। या आपने सिप करी इस दिन के लिए थी, जब मार्केट करेक्ट होगी तो मैं उसका बेनिफिट लूंगा। बिकॉज जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आपका फोकस होना चाहिए मेरे पास इतने यूनिट एक्युमुलेट होने चाहिए, मेरे पास 10,000 रिलायंस के शेयर होने चाहिए, मेरे पास 5,000 टाटा कंज्यूमर के होने चाहिए। मैं ये मेरी पोर्टफोलियो कंपनीज हैं, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, पर आपका टारगेट प्राइस तो होना ही नहीं चाहिए। अगर प्राइस टारगेट होता तो राकेश झुनझुनवाला नहीं होते। उन्होंने उन्होंने अपना टाइटन जो है आपका वो हर भाव पे खरीदा, 4 रुपये में भी खरीदा, 1000 में भी खरीदा। अगर वो सोचने लग जाते हैं, अगर आप एक स्टोरी में बिलीव करते हो तो इतना सोचना ही नहीं है आपको। तो आई बिलीव दैट सिप का मेन पर्पस, जो आप जिस काम के लिए आपने सिप करी थी कि वो एवरेज आउट करेगा, तो आपने अपसाइड देख लिया जब मार्केट ऊपर जा रही थी, पर आज वही चीज़ जो 100 रुपये में आपके 3 यूनिट्स मिल रहे थे, आज 100 रुपये में 4 यूनिट्स मिल रहे हैं आपको। तो आप सोच क्यों रहे हैं? तो इनफैक्ट अगर आप चाहें तो उसे टॉपअप कर सकते हैं, और अगर नहीं टॉपअप करना चाहते कम से कम स्टॉप मत कीजिए। सो आई नो मार्केट ज़्यादा पैसा तभी आता है जब मार्केट अच्छा करती है, बट ये जो समझदार एक बहुत ज़्यादा एक इवॉल्व्ड इन्वेस्टर होता है, समझदार नहीं बोलूँगा, इवॉल्व्ड इन्वेस्टर होता है, वो इस गिरती मार्केट का बेनिफिट लेता है। हमेशा जो आपकी पास्ट की फॉलन मार्केट्स हैं वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती है। जो रिसेंट मार्केट जो फॉल हुआ है इस समय, वो एक बहुत बड़ा हमें एक फेयर दे रही है, पर 6 महीने के बाद हम यही कहेंगे यही चीज़ अवेलेबल थी, रीजनेबल भाव पे अवेलेबल थी, तो हमें ले लेनी चाहिए थी। मैं करेक्टिव मार्केट की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मार्केट करेक्शन मोड में ही है अभी, और अभी ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ US गेटिंग इनटू रिसेशन। सो अभी थोड़ी बहुत रिकवरी तो है, कितनी सस्टेनेबल है ये भी क्वेश्चनेबल है। ये बताइएगा कि अगर कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए ही वॉन्ट्स टू गेट इनटू म्यूचुअल फंड्स, राइट, उनका बच्चा अभी 10 साल का है, 18 साल पे 12th पास हो जाएगा, उसके बाद ही विल थिंक ऑफ गेटिंग इनटू अ कॉलेज, जो भी उनके इंटरेस्ट का होगा। अगर एक बच्चे के लिए सेव करना हो तो किस उम्र से सेव करना चाहिए उसकी एजुकेशन के लिए? तो मेरी डॉटर 10 साल की, आपने जो प्रश्न पूछा है वो इन लाइन विद व्हाट आई हैव बीन डूइंग। जब उसका बर्थ हुआ था, वी वर ब्लेस्ड टू हैव अ गर्ल चाइल्ड, नथिंग अगेंस्ट बॉयज, बट हमारे यहाँ लड़कियों को ज़्यादा माना जाता है, मैं बोलूँगा कि हमने उसके जन्म होते ही हमने उसकी एक सिप शुरू कर दी थी। तब छोटे अमाउंट से करी, 5,000 से करी। अब एक उसकी 25,000 की सिप मेरे हिसाब से अलग से जाती है उसकी, जो उसको लेके है। और क्योंकि उसको पैसा जो चाहिए था वो 18 साल के बाद चाहिए था, तो उसका मैंने एक SBI का चिल्ड्रन फंड है, मैं बता देता हूँ, मेरी डॉटर की सिप उसी में जाती है। और वो ऐसा फंड है कि जो लॉकिंग है इन टर्म्स ऑफ
या तो बच्चा 18 साल का हो जाए या उसका एक टाइम फ्रेम है, उससे पहले आप पैसा निकाल भी नहीं सकते हो, तो आपका कमिटमेंट हो गया फंड के लिए, ये हो गया। वो थोड़ा सा उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप का एलोकेशन आता है, तो वो मार्केट फॉल में गिरता भी जाता है, पर मेरा पर्पस जो है वो 18 साल के बाद सोचने का है। करेक्ट। तो आई थिंक आप कोई भी अच्छा चिल्ड्रन फंड, अगेन म्यूचुअल फंड चिल्ड्रन फंड की बात कर रहा हूँ मैं, यूलिप से इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप वो ले सकते हैं, अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। और जब आपके पास जब आप बच्चे के यहाँ आपका बर्थ हुआ है या आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं किया आपने, आप बिना सोचे समझे करिए। मैंने उसके लिए सुकन्या समृद्धि भी किया हुआ है, टैक्स फ्री आपको 8% मिल जाता है उसकी भी लास्ट डेट आने वाली है। हाँ तो वो भी मैंने किया हुआ है अब तक, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। बट आई एम सेइंग हमें समझना ये है दैट आपका जो अगर इन्वेस्टमेंट एक गोल ओरिएंटेड है ना, तो वो टूटता नहीं है। बेस्ट पार्ट अबाउट चिल्ड्रन फंड है कि उसमें लॉकिंग होता है ना, तो कई बार क्या होता है, जरूरत आन पड़ती है पैसे की, तो आप यू एंड अप लिक्विडेटिंग योर इन्वेस्टमेंट। पर वो इतना इंपॉर्टेंट टास्क है हमारी लाइफ का कि वो बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना हम सब पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और आई थिंक हमारे कंट्री में वो वैल्यू सिस्टम बहुत इंग्रेन है कि पेरेंट्स जहाँ अपनी चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं जस्ट टू इंश्योर कि बच्चा अच्छा करे। तो उसके लिए अगर आपने ये टास्क फिक्स कर दिया, अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। वन कैन सी SBI में जाके मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है, जाती है मंथली बेसिस पे 25,000 का सिर्फ जाता है, तो वो मुझे पता है मैं कुछ भी हो जाए मैं वो पैसा तो निकाल ही नहीं सकता, तो वो मैंने उसके लिए फिक्स कर दिया। तो आई थिंक बट एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, जब भी आप किसी गोल के पास पहुँचते हैं, मान लीजिए अभी गोल किसी का, मान लीजिए अभी सितंबर में आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है और ऑलरेडी आप 15 साल से चल रहे हैं, तो इस समय मार्केट फॉल में भी ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल रहा हूँ, आप अपना वो गोल का पैसा निकाल के आर्बिट्राज में डाल दीजिए इस समय, या किसी सेफ एसेट में डाल दीजिए, क्योंकि आपने सही बोला अभी हमें पता नहीं है कि कितना पेन अभी बाकी है, पर आपका गोल अगले अगस्त सितंबर में आ रहा है, विच इज नियर बाय 4-5 महीने में। मार्केट यहाँ से 20% और गिर गई तो आपको नुकसान ज़्यादा दिखेगा, बट आई एम श्योर अगर वो 8-10 साल से चल रहा है तो आपका गेन ही बहुत हो रखा होगा। तो यू शुड टेक आउट दैट मनी एंड पुट इनटू अ सेफर एसेट। जब भी आप किसी गोल के पास हो, अच्छी मार्केट हो बुरी मार्केट हो, 6-8 महीने पहले एसेस कर लीजिएगा और उसको एक सेफर एसेट में मूव कर दीजिएगा। इस डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में क्षितिज, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज आपको रोज़ दिखते हैं आप देखते हैं अरे आज इतना नीचे चला गया, आज इतना नीचे हो गया, ऐसा देखना सही है? देखिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट ना एक साबुन की चिक्की की तरह होती है, जो साबुन का टिक्की होती है ना, बार ऑफ सोप, उसको आप जितना घिसेंगे ना वो छोटा होता जाता है तो उससे अवॉइड कीजिए। मैं तो ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि क्लाइंट्स हैं, कल को आपसे मिलने जाऊंगा दिखाने के लिए, तो मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। तो वो कहते हैं पहले जब चल रहा था सब इतना अच्छा चल रहा है, तो आप हमें 13-14 बता रहे हैं, आपका रिटर्न ना आ रहा है। मैं सर मैंने बॉटम ऑफ द मार्केट में डाला और स्मॉल और मिड कैप ज़्यादा है, आपको दे ही नहीं रहा हूँ मैं। आज मैं उनको दिखाऊंगा अपना, तो मेरा स्मॉल और मिड कैप में भी पिटाई सबसे ज़्यादा है, तो मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैं उन ले रहा हूँ। तो आई थिंक द लीस्ट यू सी योर पोर्टफोलियो, आई एम नॉट सेइंग डोंट लुक एट इट, हर 6 महीने में एक बार आप रिव्यू कीजिए अपने पोर्टफोलियो का, और वो ज़रूरी है करना। बट हर रोज़ की नैव कितनी होगी, मेरी वैल्यू कितनी होगी, प्रॉपर्टी लेते हुए थोड़ी देखते हो आप कि रोज़ कितना भाव बढ़ गया। आज मैंने लिया था 50 लाख का प्लॉट, आज वो 51 का हो गया, 52 का हो गया। ये जब PPF में पैसा डालते हो, कौन सा रोज एवेल्यूएट करते हो कि आज मेरे इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। तो इक्विटी को इन्वेस्टमेंट को लेके क्यों? सो इफ यू गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट, वो एक्चुअली क्या है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ही हिंदी मूवी की तरह, आपको बताऊं एंड में सब ठीक हो जाता है। अब वक्त को थोड़ा बीच में गड़बड़ होती है, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त हर चीज ठीक कर देता है। तो हैविंग सेड दैट, कीप अ क्लोज आई, एंड अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं बड़ी बार आपके साथ, आई थिंक 100 टाइम आपके साथ मैंने बोली है, मैं फिर दोबारा बोलूँगा, म्यूचुअल फंड ही सही है, क्योंकि देयर इज़ अ फंड मैनेजर हु इज़ मैनेजिंग द शो, वो क्वालिफाइड है, उसके बाद रिसर्च टीम है, और आपने बोला कि कौन सही है, तो उसमें आप प्लीज़ पास परफॉर्मेंस में मत जाइए। अब 1 साल पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करने गए होते, आपको सिर्फ डिफेंस फंड, आपको PSU फंड्स, आपको इंफ्रा फंड और आपको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड नहीं लिख रहे होते। मैंने कई यंगस्टर को मिला जिन्होंने इन्हीं 5-6 फंड में लगाया, आज वो 50% 40% डाउन है। सो पास परफॉर्मेंस इज नॉट द क्राइटेरिया। आप अपना रिस्क एपेटाइट को एसेस कीजिए और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, रादर कि हाँ मैं नाउअडेज तो हर दूसरे बंदे को लगता है कि दैट, ये उन्हें प्रतीत होता है बिकॉज 4 साल में इक्विटी मार्केट अच्छी गई है, so he has not seen that sharp fall. not sharp fall, मोर लगता है कि ये तो मैं ही अच्छा कर लूंगा। मैं कई लोगों से मिला, बोला कि अरे मेरे बेटे ने 50% रिटर्न निकाल दिया। ये तो है, आप क्या 23-24% अगर 2 साल में आ भी गया तो क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। सो आई एम सेइंग
प्लीज अंडरस्टैंड, हैड इट बीन सो इजी, हर बंदा पैसा बेच के इक्विटी मार्केट में डाल के हम्म। बैठा होता। अब म्यूचुअल फंड सही है, मेरे को 2 बार पूछा, मैं दोबारा बोला इतना सही है, फिर भी जिस कंट्री में 57 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक है, वहां सिर्फ 5.25 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोलियोज ज्यादा है, बट 5.25 करोड़ लोग हैं जो करते हैं। अगर इतना सही है तो फिर एवरीबडी, मतलब अगर उसका परसेप्शन इतना सही जा रहा है, सो इट्स सही है, बट एक सही पैमाने में सही है। अब जो क्लाइंट 40% का नुकसान करके बैठ गया है, या जो हमारे यंगस्टर हैं, अब उनको लगेगा यार ये तो इट्स बेटर कि मैं एफडी में जाता, पर मैं उनको भी ये मैसेज दूंगा, अभी आप कुछ मत कीजिए, उसको भी मत छेड़िए। फर्दर जो 1-2 अच्छे फंड्स हैं उसमें थोड़ा टॉपअप कीजिए या सिप कीजिए, या थोड़ा एक फ्लेक्सी का पोर्टफोलियो का फ्लेवर ले लीजिए। यही सब चीजें आपको 2-3 साल में पॉजिटिव दिख जाएंगी और सारा रिटर्न आपका वापस हो जाएगा। उस तरह का रिटर्न नहीं मिलेगा, पर एक डिसेंट रिटर्न आप स्टिल लेके जा सकते हैं, बट रादर देन मूविंग आउट एट दिस लॉस, आई डोंट सजेस्ट। एक आइडियल पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए? 5 से 6, मैक्सिमम 7, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। ये इक्विटी साइड की बात कर रहा हूँ। अब जब पोर्टफोलियो आप बनाते हो तो उसमें 3 बास्केट होती हैं, फिक्स इनकम, इक्विटी, हाइब्रिड, 3 चीजें लेते हो आप। अब गोल्ड भी कर सकते हो, तो एक गोल्ड, मैं उसे डेट में देता हूँ, गोल्ड लीजिए, 4 ले लीजिए बास्केट। तो गोल्ड 5 से 7% होना चाहिए। आपके पास फिजिकल गोल्ड बहुत है तो जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज आप उसको एसेस कीजिए। और इक्विटी में 6 से 7 फंड हो गए। डेट में डिपेंडिंग ऑन आपका टाइम होराइजन, मान लीजिए आपको पैसा 1 महीने में चाहिए तो आप ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड में डाल दोगे। 1 साल का पैसा है तो आप आर्बिट्राज फंड में डाल दोगे, आर्बिट्राज में टैक्सेशन इक्विटी का है। 1 साल से ऊपर आपका 12.5% में अगर 6.5% मिल रहा है आपको रिटर्न, तो इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। 2.5-3 साल का पैसा है तो वो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड, बिकॉज इसमें आपको रेट कट से भी बेनिफिट मिल सकता है, साथ में आप मल्टी एसेट फंड में 3 साल का पैसा डाल सकते हो, बिकॉज इस समय इक्विटी मार्केट नीचे है। 3 से 5 साल का पैसा है तो वो आपका बैफ में, हाइब्रिड इक्विटी फंड में जा सकता है। तो ऐसे करके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट इक्विटी पर से, प्योर इक्विटी पर से 5 से 6 या मैक्सिमम 7 फंड आपके हो सकते हैं। फंड सिलेक्शन क्राइटेरिया में 2 चीज़ें जो हम आम निवेशक देखता है, वो एक देखता है कि एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है, कहते हैं 25%, 30%, 40%, 90% भी था, और एक था IRR। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, उनको देखना क्या है? तो तीसरा और डाल देता हूँ, CAGR। एब्सोल्यूट, IRR, CAGR। आई थिंक वन शुड लुक एट CAGR, कंपाउंडिंग क्या हुआ है। क्योंकि एब्सोल्यूट में आप दिखेगा 200%, 300%, पर CAGR इज अ राइट वे ऑफ मेजरिंग इट। पर अगर आप लेवल 2 जा सकते हो, लेट्स से कोई फाइनेंस का स्टूडेंट अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है तो उसके रोलिंग रिटर्न देखना चाहिए। रोलिंग रिटर्न बताता है कि एट एनी गिवन स्पेस, मतलब मान लीजिए आपने एक 10 साल का डेटा निकाला, तो 2018 से 20 कैसा था, 20 से 22, कोई भी मंथ और वो निकाल सकते हो, उस दौरान क्या रहा है, कंसिस्टेंसी कैसी रही है। दूसरा, आपको 3-4 मेयर्स हैं जो जरूर देखने चाहिए। स्टैंडर्ड डिविएशन कि मीन से कितना डिवेट कर रहा है रिटर्न इसका, ड्रॉडाउन्स में कैसा परफॉर्मेंस किया है। अच्छे टाइम में तो सब अच्छा कर रहे हैं, जब मार्केट गिर रही है, जब जिसके लिए हम कहते हैं ना बीटा 1 से नीचे रखिए, बीटा बेसिकली मेयर करता है कि कितना पोर्टफोलियो का रिस्क है विज़ इंडेक्स। तो इंडेक्स का रिस्क हमेशा 1 रखते हैं, तो अब आपका 0.95 है तो आपका रिस्क कम है पोर्टफोलियो का। पर जब मार्केट गिरी है, क्या वो सही में रिफ्लेक्ट हुआ उस तरह से जब मार्केट का ड्रॉडाउन आया? तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स, बट मैं कह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत कीजिए। आप किसी भी हाउस के, अगर आप 5 फंड ले रहे हैं, आप 5 डिफरेंट हाउस ले लीजिए। एक तो मान लीजिए आपने HDFC, ICICI, मोतीलाल, व्हाइट ओक, SBI, मतलब कोई भी क्वांट आई विल अवॉइड राइट नाउ, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, या वेरी एग्रेसिव, मोरओवर आई विल अवॉइड नाउ, जब तक उनका चीज़ें सेटल नहीं हो जाती। एंड आई डोंट हैव एनी इशू विद क्वांट, द फंड्स हैव डन रियली वेल फॉर क्लाइंट्स, but we will avoid. We never did in our house. We never did quant, but we will like to avoid for the timing जब तक चीजें सेटल नहीं होती। And I'm sure हर फंड मैनेजर का एक ही पर्पस है that वो क्लाइंट्स के लिए पैसा बनाना चाहता है, क्योंकि कल को AMC का फीस स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है ना, उनका अगर 100 करोड़ का 200 होता है तो वो 200 करोड़ पे फीस चार्ज कर सकते हैं जितनी जल्दी वो लेके जाएंगे। बट आई थिंक अलाउ थिंग्स टू सेटल। तो आप 5 फंड हाउस ले लीजिए और 5 डिफरेंट बास्केट ले लीजिए, और पास परफॉर्मेंस पे मत जाइए 1 या 2 साल की। आपको अगर परफॉर्मेंस देखनी है ना तो 10 साल प्लस की परफॉर्मेंस देखिए। कुछ फंड्स की नहीं मिलेगी, जैसे बजाज वाइटो का भी रिसेंट है, पर काफ़ी फंड्स ऐसे हैं जिनके 8-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आपको दिख जाएगा यार 2-3 साइकिल देख लिए बंदे ने, इसने 2022 देख लिया, इसने 2020 देख लिया, फिर 2018,
जीएसटी और जब नॉर्म चेंज होते हैं टैक्सेशन को लेके, कैटेगरी चेंज देख लिया, फिर 2016 देख लिया, डीमॉन देख लिया, तो 2013 में सुब्बा राव जी ने ओवरनाइट 8% इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज किया था वो देख लिया, तो 12-13 साल का व्यू ले लिया, 10 साल में आपको 4-5 इवेंट दिख गए, तो आपको लगेगा ठीक है यार। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टर्म रिटर्न से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी ऑफ फंड मैनेजर विद द फंड, क्योंकि ये जो रेस कोर्स में रेस है इसमें जॉकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फंड मैनेजर है या उसका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो सेम है कि नहीं। कैसे मालूम चलेगा? आपको पता कि फंड मैनेजर कितने साल से फंड मैनेज कर रहा है, वो तो हर फैक्ट शीट में दिया होता है आपको, फॉर सो मेनी इयर्स ही इज मैनेजिंग दिस फंड। यू कैन कम टू नो अबाउट, आप गूगल में डालिए आजकल, तो हमारी कंट्री में तो ट्रांसपेरेंसी एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी है, मतलब आप कुछ भी जानना चाहते हो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो वो है चीज़ें विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट। लाइक मोतीलाल में इन्वेस्टमेंट फिलोसफी डिफाइन बनाने वाले और ओवरऑल गाइडिंग फोर्स रामदेव जी हैं। अब रामदेव जी इज द ओनर ऑफ अ कंपनी ऑल्सो, ही विल गो नोवेयर। तो वो उनके फंड की फिलोसफी है जो चल रही है, इतने सालों से चल रही है। नीलेश भाई जो हैं आप कोटक में 2013 से हैं, तो 13 साल से हैं, 12 साल से हैं। तो आई एम सेइंग ऐसे ऐसे नाम आप देखिए जो जिनकी विंटेज है उसके साथ। HDFC के बहुत फंड मैनेजर हैं जो विच आर देयर फॉर लास्ट 10, 12, 15 ईयर्स। SBI में श्रीनिवासन है जो उनके CIO, पहले नवनीत थे, तो पर श्रीनिवासन पिछले 12-14 साल से SBI में भी उससे ज़्यादा से हैं। तो SBI फोकस एक फंड है, अगेन आई लाइक दैट फंड, पर कोई रिकमेंडेशन नहीं, पर आई एम सेइंग दैट ही इज बीन मैनेजिंग दैट फंड फॉर एजेस नाउ। सो आई एम सेइंग वो डेटा पॉइंट्स आपको आराम से मिलते हैं सारे के सारे। देखिए आपका हार्ड एंड मनी है, आप किसी के बोलने पे नहीं डालिए पैसा। तो डिफरेंस क्या हुआ, तभी बोला ना कि दैट एक सेकंड लेवल रिसर्च करना जरूरी है, पर वो एक टाइम एक्सरसाइज आपको करनी है, और फिर 6 महीने में रिव्यू करना है पोर्टफोलियो अपना। एंड प्लीज डोंट शिफ्ट बिकॉज कोई और अच्छा कर रहा है। आज आप और मैं फंड मैनेजर हैं कि तू, आपका स्टाइल वैल्यू हो सकता है, मेरा ग्रोथ हो सकता है। अब एक क्लियर कट है कि यहाँ से ग्रोथ चलेगा, क्योंकि मार्केट सारे इन डोल्ड्रम, जो मार्केट उसी को रिस्पेक्ट करेगी जो फंड अपना या जो ग्रोथ स्ट्रेटजी को, जो स्टॉक्स जो हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड अर्निंग दिखाएंगे। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक जो पीछे वैल्यू करने थे 2 साल से चल रहे थे, वो सबकी अब धुनाई हो रही है। सो आई एम सेइंग दैट अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो नहीं रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो हो सकता है जब आज ग्रोथ है, अगर मैं ग्रोथ हूँ तो मेरी अब इस समय परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होगी, पिछले 2 साल आपकी परफॉर्मेंस बेटर थी। तो हमें एक चीज का रिस्पेक्ट करना दैट क्योंकि 6 महीने में कोई और फंड अच्छा कर रहा है इसलिए आप उसे चेंज करें। वो फिर वो जो विंडो होती है ना ट्रेन की टिकट बुकिंग की, आप जो छोटी लाइन है उसमें जाने की कोशिश करते हो, बाद में देखते हो आपकी लाइन नहीं चली, उसकी चल गई। तो बड़ा सिंपल है मैम, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, इतनी चीजें चल रही हैं, आप लगे हुए हो गाड़ी में यहाँ से वहाँ, ऑफिस में कुछ है, परिवार में कुछ है, कभी कहीं जाना है, कुछ करना है, तो बट इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखते हैं। इससे सिंपल नहीं हो सकता जहाँ पे आपने वन टाइम एक्सरसाइज करके 5-6 अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर्स को चूज कर लिया, अपना पैसा उनको दे दिया, 6-6 महीने रिव्यू करते रहे, आपके पास समय आप खुद करें, नहीं है आपसे भी रजिस्टर्ड जो एडवाइजर्स हैं उनके थ्रू करें, और इन्वेस्टमेंट की फ्रीडम जर्नी पे निकल पड़े। क्योंकि आप भी म्यूचुअल फंड्स हैंडल करते हैं, तो कितने विमेन क्लाइंट्स हैं आपकी? काफ़ी हमारे पास ऑलमोस्ट 33-34% विमेन क्लाइंट्स हैं। वेरी हैप्पी दैट अभी आउट ऑफ आवर ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ 60 वी आर नाउ ऑलमोस्ट, पहले तो कोई था ही नहीं, पर अब इस इंडस्ट्री में भी बहुत फीमेल फोर्स आ रही है, 20% आर फीमेल्स। सो आई एम सेइंग दैट धीरे धीरे हम देख ही रहे हैं दैट रुझान आ रहा है, और मुझे लगता है जिस तरह से गोल्ड प्राइस ने रिटर्न परफॉर्मेंस दी है, women are better investor than men, मुझे ऐसा लगने लग गया over a period of time that गोल्ड जो रुका नहीं है कहीं पे। पेशेंट इन्वेस्टर्स अब इतने खुश हो रहे हैं ना लॉकर में गोल्ड रख के, उसका वैल्यू यू नो somebody who wants to calculate it, मतलब आप देखो ना, मैं यही सोचता हूँ that the way it has been appreciated, so they are better investor than so many research analysts of the world. So I'm saying, and moreover घर बनाने वाली जो हमारी हैं वो स्त्री हैं, so मैंने वो अपने घर में भी देखा है, और इन्वेस्टमेंट का कल्चर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, दे आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, दे वांट टू प्लान देयर थिंग्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अभी गोल्ड प्लान जब आते हैं ना कि तू, पहले तो एक बेसिक गोल्ड प्लान आते थे, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, बाइंग हाउस, रिटायरमेंट, ये 4 गोल थे। अब आते हैं बाइंग अ कार, बाइंग अ लग्जरी कार, लग्जरी वेकेशन, साथ में अपना फिलैंथ्रोपी के लिए अलग बास्केट बनाया, एक्सेप्ट करो मैं आगे फिलैंथ्रोपी करना चाहता हूँ, सो बिकॉज मेरी पेंशनेबल जॉब तो है नहीं, मैं यहीं से एक फिलैंथ्रोपी का कॉर्पस खड़ा कर रहा हूँ साथ में, आई वांट टू स्पॉन्सर सम चाइल्ड एजुकेशन। सो ये गोल्स पे ज़्यादा
लोगों का आ रहा है। शॉर्ट टर्म गोल्स इतने आते हैं, हम्म, 3 साल का अच्छा मुझे एक वेकेशन करना, उसके लिए मैं क्या करूं बताइए। उसके लिए भी फंड है। उसके लिए भी फंड है। मतलब आप म्यूचुअल फंड एक दिन से लेके अगर आप हम्म, पार्क करना चाहते हो, मतलब लॉन्ग टर्म तो है ही है, कोई भी फंड अवेलेबल है। ओवरनाइट फंड है वो एक दिन के लिए। जैसे कई कॉर्पोरेट्स के पास पैसा जो है फ्राइडे को करंट अकाउंट में रह जाता है, अब सैटरडे संडे तो काम है नहीं, जी, तो वो ओवरनाइट फंड में पार्क कर देते हैं। तो वो 3 दिन का ब्याज आपको मिलता है। मतलब अगर 6% में बढ़ रहा है तो 1 करोड़ पे 2,000 रुपये हो गया। सोचो 100 करोड़ पे कितना 3 दिन का ब्याज हो गया। तो वो 3 दिन का ब्याज मंडे को सुबह 10 बजे आपके अकाउंट में पैसा वापस। तो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तभी तो कहता हूँ So it's better not to park funds in saving account. सेविंग में कॉर्पोरेट इंडिया कर नहीं सकता ना, करंट अकाउंट नहीं होता नहीं, है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, नहीं, अगर वो मतलब डाल ही नहीं सकता है, है। मतलब ही नहीं है सेविंग में। हम्म, आई थिंक सेविंग में आपको 3.5% मिलता है, पर जी, छोटे मोटे अमाउंट के लिए नहीं करना है, नहीं आपको ये एक फिर मेंटेन करना है। अगर बड़ा पैसा पड़ा हुआ है तो सेविंग में तो इनफैक्ट आप वेल्थ प्रिजर्व भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी ठीक है अब इन्फ्लेशन 3.5% में इंडिया में 6-6.5% रहता है और फूड जी, इन्फ्लेशन 7-7.5 से ऊपर है। जी, अगर आप 3.5% पे ग्रो कर रहे हो तो पैसे की वैल्यू तो आपकी डिप्लीट हो रही है, 12 साल में आधी हो रही है, पर पैसा आपका डबल ही हो रहा है 12 साल में, तो उसका फायदा ही नहीं है सेविंग में डाल के। एंड मोरओवर यू आर पेइंग फुल टैक्स ऑन इट। करेक्ट। आप जो टैक्स दे रहे हो हाँ, फुल टैक्स दे रहे हो, इस पर एज पर टैक्स स्लैब। अब एग्जेम्पशन जो है वो तो एक सैलरी के बाद तो अब जो है वो फुल टैक्स पे ही हो गया सारा। दो सिनेरियोज, एक जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो तो तब के डूज एंड डोंट्स, और दूसरा सिनेरियो जब मार्केट करेक्टिव मोड में हो तब के डूज एंड डोंट्स। सो बुलिश सिनेरियो में ट्राई टू रिमेन एज इन्वेस्टर, डोंट ट्राई टू बिकम अ फंड मैनेजर। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, बिकॉज अच्छे टाइम में हमें लगता है कि हमें सब आता है जी, व्हेन द गोइंग इज गुड देन यू नो खाली रोड पे कोई भी गाड़ी चला सकता है, देखिए, पर जब ट्रैफिक आ जाता है तो फिर इशू आता है। दूसरा एक डोंट है अच्छे सिनेरियो में दैट यू नो आपको हमेशा नीवे रहना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट बी लिफ्टिंग योर हेड एंड सेइंग दैट यू नो दिस इज इट इज, कि जो ऊपर दिख रहा है मुझे मैं उसी में इन्वेस्ट करूं। आप देखिए कि जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर एक अच्छा बंदा जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसको पैसा दीजिए, क्योंकि पोर्टफोलियो अच्छा, सब चीज़ें अच्छी हैं, बिकॉज मार्केट में कुछ भी चल रहा है तो कुछ भी चल रहा है। एक इंटरव्यू में मैंने कवर किया था, आपका था 50% स्टॉक्स ऑफ BSE 500 ट्रेडिंग मोर देन 50 प्राइस टू अर्निंग ट्रेलिंग पी, ये मैंने कवर किया था। तीसरा कीप सम पाउडर ड्राई, जब मार्केट बहुत अच्छा कर रही है डोंट गो ऑल इन, हमेशा कुछ पाउडर ड्राई रखिए। ये तो डोंट्स हुए, जो या डू हुए, डोंट हुए, जो भी हुए। अब बुरे टाइम में सबसे अच्छी बात यह है कि दैट पैनिक नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात। आप लॉसेस में भी हैं तो जब प्रॉफिट वाले दिन नहीं रहे तो लॉस वाला दिन भी नहीं रहेगा, यू विल कम बैक। सेकंड, रिडीम मत करिए पैसा बिल्कुल, ओके, इतना हो गया, इतना और हो जाएगा। अब अगर दिख भी रहा हो आपको, चलो मार्केट आज 23,000 निफ्टी पे है, वो 22 वापस आ जाएगी, बट नोबडी इज एबल टू कैच द बॉटम, तो आप बने रहिए। पॉसिबल अगर हो सके तो थोड़ा पैसा डिप्लॉय कीजिए, क्योंकि जो बंदा गिरती मार्केट में पैसा लगाता है वो ही बड़ा पैसा बनाता है। मैं आपको बताऊं, 24 आज है 20 मार्च, आज हमारा पहला एक दिन का लॉकडाउन था 5 साल पहले जी। 24 मार्च को फुल लॉकडाउन लग गया था 2020 में। 26-27 मार्च के आसपास 7,500 निफ्टी पे थी। अब जिसने और फेब 14-15 के आसपास 12,500 निफ्टी था जी। तो 12,500 से मान लीजिए आज पैसा डबल हुआ मोटा मोटा 5 साल में, अगर आपने उस समय पार्क किया, तो जिसने 7.5 पे पार्क किया उसका 3 गुना हुआ। करेक्ट। तो डिफरेंस देखिए आप कि ये जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी 6 महीने के बाद, जो आज आपको फेयरसम लग रही है, तो मैं बता रहा हूँ दैट जब आप 26,400 से आज ऑलरेडी 5,000 पॉइंट, चलो आप रिकवर करके तो 3,500 पॉइंट नीचे बैठे हैं, पर जब वो 22,000 के आसपास था, 400 के आसपास था, तो आप 4,000 पॉइंट नीचे थे। तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कितना फर्क पड़ गया, और उस समय कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे थे ये बताइए। लेकिन एक डर भी तो होता है ना क्षितिज, यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप कौन सा सारा, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि कल सुबह आप 9:15 बजे ऑल इन करिए, पर जो पैसा आपने इक्विटी के बारे में सोच के रखा हुआ है, जो पैसा आपको अगले 5-7 साल के लिए नहीं चाहिए, व्हाट स्टॉप्स यू, मैं ये बोल रहा हूँ। और मैं तो ये बोल रहा हूँ आपकी स्टॉक्स बाय करें, आप एक लर्नेड 4-5 फंड्स बाय पोर्टफोलियो मैनेजर्स को पैसा दीजिए, आप बोलिए आप मेरे लिए काम कीजिए, तब उस समय एक्सपेंस के बारे में इतना मत सोचिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पैसा डिप्लॉय करना और कोई एक सेंसिबल बंदा आपका पैसा मैनेज करे।
क्षितिज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. इट वॉज प्लेजर स्पीकिंग टू यू एज ऑलवेज. Likewise. Thank you for calling me. थैंक यू. Thank you.